आप सभी का इसी का क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली एक मतलब गणित पढ़ने जा रहे हैं। आप पूरे ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैथ पढ़ाई जाएगी और आराम से पढ़िएगा और मतलब पूरा पढ़ाई ध्यान में दीजिएगा। आपको घर बैठे गणित पढ़ाई जाएगी। देखो, मैं आपको प्रश्नावली एक पढ़ा रहा हूँ। प्रश्नावली एक पढ़ाने से पहले प्रश्नावली एक में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय, यानी कि इसको समझाई जाएगी। तो पहले मैं 1.1 शुरुआत करने से पहले आपको कुछ समझा रहा हूँ। इसमें कुछ उदाहरण है, उस उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाऊंगा, फिर 1.1 शुरुआत करूंगा मैं। तो मैं आपको उदाहरण 1 से समझा रहा हूँ। उदाहरण 1 से समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगी। आज शुरुआत से कर रहे हैं 1.1 से। इसमें ये विधि आएगी आपकी एग्जाम में, ये विधि आएगी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की प्रक्रिया से आप इस सवाल को HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करना है इसमें, ये HCF एक गणितीय विधि से भी होता है, लेकिन अपन को यहाँ पर एक विधि से करना है, तो मैं वह विधि समझाऊंगा। विधि का नाम लिख रहा हूं मैं आप यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। आपकी परीक्षा में यह विधि आएगी कि यूक्लिड विभाजन विधि से इसका HCF ज्ञात करो। तो अपन को यह विधि लगाने के बाद में HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो मैं आपको उदाहरण 1 से समझा रहा हूँ, फिर बाद में सवाल करेंगे अपन। तो उदाहरण हमारा कि 4052, ये 4052 और 12576 का यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करो। मतलब ये दोनों संख्या दे रखी है, तो यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करो, यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करो। आपकी परीक्षा में बिल्कुल यह सवाल आएगा कि यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करो। ये HCF हमको ज्ञात करना है, तो हम HCF ज्ञात कर रहे हैं। देखो, अब सबसे पहले आपको देखना कि दो संख्या दे रखी, इस दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देखते हैं कि दोनों संख्या में से बड़ी संख्या है 12576। तो 12576 ये बड़ी संख्या, तो ये चिन्ह ऐसे लगाते हैं। 4052 से बड़ी है, 4052 से बड़ी है, यानी कि जो यूक्लिड विभाजन विधि है ना, इसका चरण 1 ये है। अपन इसको यानी कि यूक्लिड विभाजन से इसका HCF ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो पहले चरण में क्या करेंगे, अपन देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जो ये चिन्ह रहता है, जैसे कि मान लीजिएगा A है, तो ये चिन्ह, इसका मतलब क्या होता है, चिन्ह का मतलब यानी कि इधर की संख्या बड़ी है, जिधर से मतलब ये चिन्ह खुला हुआ रहता है ना, इसका खुला मोड़ रहता है, उधर से वह संख्या बड़ी रहती है। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर B बड़ा है। यहाँ देखो, अगर अपन ऐसे देखते हैं ऐसे, इसका मतलब है यहाँ पर A छोटा है, क्योंकि ये यहाँ पर दिखाया गया है कि ये B बड़ा है, क्योंकि B की तरफ से खुला मोड़ है। और अगर ऐसा लिख दिया जाता है इस प्रकार, तो ये A का मान B से बड़ा भी है और इसके बराबर भी मान सकते हैं। और अगर ऐसे दिखा दिया जाए तो ये B का मान बड़ा भी है और A के बराबर भी है। तो इस चिन्ह का मतलब ये होता है, हमने यहाँ ये चिन्ह लगाया, जिधर से खुला रहता है उधर से संख्या बड़ी रहती है। हम जैसे हमने लिखा 12576, 4052, तो ये चिन्ह लगा दिया, अर्थात 12576 ये बड़ी संख्या है। हम चरण नंबर 2 में लिखेंगे यहाँ पर चरण नंबर 2।
परीक्षा में हम चरण भी लिखेंगे ताकि हमको अधिक से अधिक नंबर मिले, क्योंकि 10वीं में टारगेट रहता है अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने का, तो ये सभी चीज़ें लिखनी पड़ती है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो बड़ी संख्या रहती है उसको यहाँ लिखते हैं 12,576 बराबर 12,576 लिखते हैं। उसके बाद में जिस संख्या छोटी होती है उस संख्या का यहाँ लिखते हैं 4,052। अब अपन डायरेक्ट भाग तो दे नहीं सकते, इसलिए इधर रफ कार्य इधर कर लेते हैं अपन कि 12,576 में 4,052 का भाग देते हैं। तो यहाँ देकर देखते हैं 12,576 में भाग देते हैं 4,052 का, 4,052 का इसका भाग इसमें देते हैं। तो देखो 4,052 इधर 12,576, तो लगभग 4 दूनी 8 और 4 × 12 लगभग 3 बारी जाएगा ये। तो इधर रब कार्य में गुणा करके देख लो 4,052 गुणा 3 कितना होते हैं भाई। अगर इससे छोटा जाएगा तो 3 बार चले जाएगा, और बड़ी संख्या आएगी तो फिर 2 ही बार जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 4 × 12 यानी कि 12,156। यहाँ तो 12,576 है ना, तो 3 बार गया। यहाँ देख लो 12,156, इसमें से ये गया तो 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2 और 4 में से गया तो 4, 420 बचा। तो यानी कि इसका भाग अपन में इसमें देना है, तो कितने बार गया, 3 बार गया। और हमारे पास शेषफल कितना बचा 420। तो ये शेषफल को तो यहाँ लिखना है, और कितने बार पूरा पूरा भाग जाता है उसको यहाँ लिखना है। अब ये रफ कार्य आप तो कॉपी के पीछे पीछे के पेज में करेंगे या बगल में कर देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बाद में परीक्षा के बाद में काट देना उसको लास्ट टाइम में। अब 420 आ गया। अब पहला चरण हो गया। अब चरण नंबर 2। अभी अपन इस चरण को कहाँ तक चलाएंगे, जब तक ये शेषफल 0 शेष, मतलब ये जो शेषफल होता है ये भाजक होता है, ये शेषफल होता है। यानी कि भाजक कितने बार गया, 3 बार गया, और ये मतलब शेषफल है 420। तो जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाते हैं, यानी कि 0 नहीं आ जाते, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना। फिर लास्ट में जब 0 आ जाता है ना, तब जो यहाँ की संख्या रहती है ना, ये वाली, वही हमारा आंसर रहता है। तो हम अब क्या करेंगे, जो शेषफल है ना 420, इसका भाग 4,052 में देंगे। तो यहाँ लिखते हैं अपन 4,052 में बराबर 420। इस संख्या को यहाँ लिख दिया और इस शेषफल को यहाँ लिख दिया, इसको लिख दिया चरण 3। अब 420 का भाग 4,052 में देंगे अपन। तो देखो इस प्रकार देते हैं 4,052 में 420 का भाग 420। भाई डायरेक्ट अपन भाग तो दे नहीं सकते, इसलिए बगल में देके देख लो। अब देखो यह 420 है, यह 405 है, तो 3 संख्या में भाग जाएगा नहीं। अभी चारों संख्या ले लेते हैं, तो 4 का कितने बार जाएगा, देखो 4 चौको 16, 4 पंजे 20, ये पहली संख्या को देख लिया करो। और 8 पंजे मतलब 6 चौका 24, 6 7 28, 4 8 32, यानी कि लगभग 9 बार में जाएगा लगभग। तो अपन गुणा करके देख लेते हैं 420 गुणा 9, 0 9 दूनी 18, 1 ऐसे लगा 9 1 9 9 3 18 9 3 936 37, यानी कि 37 80 बार जा रहा है। और पूरा 10 बार में गुणा करेंगे तो 42 आ जाएंगे, तो 4000 ही है। तो ये 9 बार में जा रहा है, यानी कि 37 80। अब देखो 2 में से 0 गया तो 2, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 8 नहीं जाते, उधार लेते तो 15, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ पर 9 बच गए, क्योंकि पहले 10 हुए थे, 10 में से एक उधर उधार ले लिया तो यहाँ 9 बचे, 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ 0, यानी कि 272। तो पूरी भाग कितनी बार गया, 9 बार गया, तो यहाँ गुणा 9 से कर देंगे, और प्लस में शेषफल कितना बचा 272। ये ले अभी थोड़ी ही देर में एक दो चरणों में आपके पास में उत्तर आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, चरण नंबर 4 लिखेंगे। पहला उदाहरण आप आराम से समझ लो, आगे के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो यहाँ की संख्या रहती है 420 को यहाँ लिखते हैं अपन, यानी कि 420 को यहाँ लिखते हैं, और हमारे शेषफल कितना है 272, तो 272 को यहाँ लिखते हैं अपन।
फिर वही प्रक्रिया दोहराइए कि 420 में 272 का भाग दो, तो 272 का भाग दो, तो दो बारी एक बारी जा रहा है। वैसे आप गुणा करके देख लेना, 272 ज्यादा हो रहे हैं, तो 4 14 81 को 4 दूनी 2 दूनी 4 5 544 हो रहे हैं, लेकिन ये एक ही बार जा रहा है, तो ये एक बार जा रहा है 272। तो 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पर कितना बचा 11, तो 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 148। तो कितनी बार पूरा पूरा गया, एक बार पूरा पूरा गया, और शेषफल हमारे पास बचा 148। 148 बचा। अब चरण नंबर अपन 5 लिखेंगे। चरण 5, देखो अभी थोड़ी देर में 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आते हैं हमारा सवाल समाप्त है। 272 है ना, तो यहाँ लिखते हैं अपन 272 बराबर 148, यानी कि 148 का भाग अपन 272 में देंगे, तो कितनी बार जाता है यहाँ देखते हैं, यानी कि रफ कार्य में लिखते हैं 272, इसमें 148 का भाग देते हैं 148 का, तो 2 बार देख के देख लो। 2 बार में तो ज्यादा हो रहा है, ये 2 8 16, 80 को 1 4 दूनी 8 1 9, और ये 296 हो रहा है, तो एक ही बार जा रहा है पूरी बार, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। और शेषफल कितने बच रहे हैं भाई 148, और यहाँ 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ कितना बचा 6 में 4 गया तो 2, यहाँ कितना बचा 1, यानी कि 124। तो कितना बचा 124। हम अब क्या करेंगे, चरण नंबर 6, यहां लिखेंगे 148 बराबर लिखेंगे 124। अब कितनी बार इसमें भाग जाता है, 124 का कितनी बार 148 में भाग जा रहा है, तो यहाँ बगल में लिख देते हैं रफ कार्य में, यहाँ सोल्व करते हैं छोटी छोटी चीजें। 148 में भाग देते हैं अपन 124 का, तो ये तो एक ही बार जा रहा है, एक बार गया, इसमें घटाया अपन ने, तो 8 में से 4 गए तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 24। तो कितनी बार गए, एक बार, तो एक को यहाँ लिख देंगे, प्लस करके जो शेषफल बचता है 24 उसको अपन यहाँ लिख देते हैं। फिर चरण नंबर 7, देखो ये यूक्लिड विभाजन विधि है, तो इसी प्रकार इसके में चरण चलते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते वरना नंबर ही नहीं देगा फिर वह। तो 124 बराबर 24, अब 24 का भाग अपन किस में देंगे 124 में, तो इधर अब कार्य में देख लो आप, मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूँ लेकिन आप कॉपी के पीछे ही पीछे करना। 124 में 24 का भाग देते हैं, 24 का भाग 24 दूना 48, 24 दिया 72, यानी कि लगभग जाएगा 5 बार, तो 24 गुणा 5 करते हैं अपन, 5 और 20 असल को 2 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 120 बार गए 5 बार में, 120 बार। तो यहाँ कितना बचा 4, तो जो ये 5 बार गया ना, इस 5 को तो अपन यहाँ लिख देंगे, प्लस में शेषफल कितना बचा 4, तो 4 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर ये आ गया चरण, अब देखो ये चरण नंबर 7 और ये चरण नंबर 8, चरण 8 बराबर हमारे पास लास्ट संख्या कितनी आई थी 24, तो 24 को यहाँ लिखते हैं अपन बराबर शेषफल कितने आई थी 4। अब की बार इसमें तो 6 चौका 6 बार गया ना पूरी बार, तो 6 बार, जीरो शेषफल 0 बचा तो 0, जहां पर ही 0 आ जाता है ना वहीं हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। और जो ये वाली संख्या रहती है ना, जो लास्ट की संख्या का इसमें भाग देते हैं वही हमारा HCF होता है। बेस, तो ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि 4052 और 12576 का, यानी कि यूक्लिड विभाजन, यहाँ लिखते हैं अपन यूक्लिड विभाजन विधि से HCF 4 है। इस प्रकार अपन इस चरण के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ये विधि ऐसी है, इनमें चरण सो लेते हैं। देखो
अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कैसे क्या करना है। देखो यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करना है। 4052 और 12576 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, यानी कि इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। तो चरण 1 में देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, उस संख्या में चिन्ह का प्रयोग करेंगे। भाई कौन सी संख्या बड़ी है, जिधर से जो संख्या बड़ी होती है वो मतलब ये चिन्ह लगा देते हैं और चौड़ा कर देते हैं इसको। जिधर से ये चिन्ह चौड़ा होता है अर्थात तो उधर की संख्या ही बड़ी होती है। तो हम देखते हैं 12576 बड़ी है और 4052 छोटी है। चरण नंबर 2 में क्या करते हैं, 12576 बराबर 4052 भाग देते हैं, 3 बार जाता है और 420 शेषफल बचता है। फिर चरण नंबर 3 में क्या करते हैं, जो ये वाली संख्या रहती है इसको यहाँ लिखते हैं, और जो ये लास्ट की जो शेषफल रहता है ये 420 इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर इस शेषफल का भाग देते हैं भाजक में, तो 9 बार गया, प्लस में 272 शेषफल बच गया। फिर चरण नंबर 4 में 420 यहाँ ये संख्या लिखते हैं, फिर 272 लिखते हैं, फिर 148 शेषफल बच गया। फिर 272 में 148 का भाग देते हैं तो 24 शेषफल 124 शेषफल बच गया। फिर 148 में 124 का देते हैं तो 24 शेषफल बच गया। लास्ट में 124 में अगर 24 का भाग देते हैं 4 शेषफल बच गया। और चरण नंबर 8 में 24 में अगर 4 का भाग देते हैं तो 0 शेषफल बच गया, अर्थात 0 शेषफल बच गया। यही हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। तो फिर लास्ट की लाइन में लिख देना कि 4052 और 12576 का यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ 4 है। इसी प्रकार हम कोई पूरा सवाल करना है। तो अगर इस चरणों के हिसाब से आप सवाल करेंगे जब भी जाके नंबर देगा, क्योंकि 10वीं की बोर्ड है तो पूरे सवाल से 1-2 सवाल करेंगे तो आप सब सीख जाएंगे। अब आप देखो उदाहरण नंबर 2। अभी हमने उदाहरण नंबर 1 पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करो, उन्हें चरणों के हिसाब से ज्ञात करना पड़ता है। तो एक तो इस विधि से ज्ञात करवाता है 1.1 में सवाल, और एक करवाते हैं कि इनमें से कौन सा धन पूर्णांक है कौन सा विषम पूर्णांक है, इस बारे में पूछता है। तो ये बता रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कि यह आपकी किताब में आप पढ़ो उदाहरण नंबर 2। इसमें ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक होता है 2q के रूप में होता है, यानी 2q के रूप में होता है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, 2q+1 के रूप में होता है। यानी कि जो सम वाला होता है वह 2q के रूप में होता है और जो विषम वाला होता है 2q+1 के रूप में होता है। हमको यही चीज सिद्ध करनी है इसमें। तो हम देखते हैं क्या, हमें चीज देखते हैं इसमें कि ये a है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2, ये 2 लिखा हुआ है, इसको अपन b बराबर मानेंगे। तो a बराबर 2q+r, इस प्रकार ये मतलब ये जो अभी हमने यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पर संख्या लिख रहे थे बराबर, जहाँ जिस संख्या का यहाँ भाग दे रहे थे उसको यहाँ लिख रहे थे, फिर यहाँ पर जितनी बार भाग जा रहा था वो लिख रहे थे, लास्ट में शेषफल लिख रहे थे, उसी का रूप है ये। तो अब हम देखेंगे कि मतलब ये सम पूर्णांक होता है और ये विषम पूर्णांक होता है, यही चीज हमको सिद्ध करनी है। तो हम देखते हैं क्या कि जो ये r का मान है ना, ये r का मान 0 से तो बड़ा है ये, या फिर 0 हो भी सकता है, क्योंकि इसके लिए तो 0 ही है ना। हम देखेंगे कि a बराबर 2q, यानी कि सम पूर्णांक के लिए 2q, इसमें तो r कुछ भी नहीं है, तो r का मतलब 0 ही मान के चलते हैं। और ये 2 के बराबर, यहाँ 2 दे रखा ना यहाँ पर, तो ये 2 के बराबर है, 2 से छोटा हो सकता है r का मान, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये 2q+1 दे रखा है। तो इसका मान यानी कि r का मान 0 से बड़ा हो सकता है, 2 से छोटा हो सकता है। जैसे कि इसको लिए तो एक ही है ना, हम यहाँ देखते हैं a बराबर विषम पूर्णांक के लिए 2q+1, तो इसके लिए तो शेषफल एक ही है ना।
तो r का मान 0 भी हो सकता है इसके लिए, और r का मान 2 से कम यानी कि 1 भी हो सकता है इसके लिए। ये दर्शा रहा है। तो अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर r का मान 0 और r का मान 1 हो सकता है, क्योंकि इसके मान इसके लिए r का मान 0 होएगा और इसके लिए r का मान 1 है। यहाँ देख लो, r का मतलब होता है शेषफल, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं शेषफल, तो r का मतलब शेषफल होता है यहाँ पर। तो इसके लिए तो 0 है, इसके लिए 1 है। अब हम क्या करेंगे, जैसे अपन q यानी कि q का मान लिखते हैं, जैसे कि q का मान मानते हैं कि 1 मानते हैं q का मान, तो अपन इसमें रखकर देखते हैं q का मान 2q। तो अपन यहाँ मान रखकर देखते हैं 2q, तो 2 गुणा 1 तो कितना आया हमारे पास में 2 आया, यानी कि सम ही आया हमेशा। और q बराबर 2 रख के देखते हैं तो a बराबर 2 गुणा 2 यानी कि कितना आया 4 आया। q बराबर 3 रख के देखते हैं तो a बराबर 2 गुणा 3 यानी कि 6 आया। तो हर बार हमारे पास में यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि a बराबर 2q एक है, सम पूर्णांक है ये बिल्कुल। अब अपन q बराबर ये a बराबर 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक के लिए जांच करते हैं। तो q का मान अपन 1 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो a बराबर 2 गुणा q का मान 1 रखते हैं, ये 1 प्लस 1 तो 2 और 1 3, तो a का मान कितना आ गया 3। फिर q का मान अपन 2 रख के देखते हैं, तो a बराबर 2 गुणा ये q की जगह 2 लिखते हैं अपन, बिल्कुल 2, तो 2 प्लस 1, तो यहाँ लिखते हैं कि 2 दूनी 4 प्लस 1 करते हैं, तो q बराबर a बराबर कितना आ गया हमारे पास में 5। तो अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अपन ने q बराबर 1 रखा तो हमारे पास 3 आया, q बराबर 2 रखा तो हमारे पास 5 आया, यानी कि विषम आया। तो इसके लिए तो विषम आया और इसके लिए सम आया, है ना, इसके लिए सम आया, इसके लिए विषम आया। तो हम लिख सकते हैं, वैसे यही बोल रहा है कि q कोई पूर्णांक है। तो देखो हमने ये जांच कर ली भाई, a एक धनात्मक होता है और b बराबर 2 और a बराबर 2q प्लस r, ये r शेषफल होता है, तो ये r का मान 0 और 1 हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर 1 दे रखा है इसलिए। अब q बराबर अपन 1 रख के देखते हैं इस वाले समीकरण में, तो हमारे पास सभी सम आ रहे हैं। और q बराबर अपन इस दूसरे वाले में 1 और 2 रख के देखते हैं, तो हमारे पास हर बार में विषम आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो q है ना, ये एक तरह से पूर्णांक है, अतः q पूर्णांक है, अतः q पूर्णांक है। बस ये दर्शा रहा, ये हमें ये बताना चाह रहा है ये सवाल, क्यों आप ये चीज बताओ कि मतलब 2q तो एक सम है और ये एक विषम है, तो आप सिद्ध करो कि q है ये एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक जब भी तो आएगा ना, जब भाई इसमें जो मान रखते हैं इसके लिए तो विषम सिद्ध होए और इसके लिए सम सिद्ध होए, जब ये q पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि कोई भी से भी संख्या से गुणा करे ना, इस ये q को, यानी कि q का मान 0 नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी, यानी कि इसका मान 0 नहीं रखना चाहिए और नेगेटिव में नहीं रखना चाहिए। तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव में रखना चाहिए, 1 2 3 4 5। अगर अपन इस समीकरण में रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे और इस समीकरण में रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि q एक पूर्णांक है, बस इसमें मात्र सिद्धि करना है। क्योंकि उदाहरण नंबर 3 भी जैसे हमने 2 किया था वैसा का वैसा ही उदाहरण नंबर 3 1.1 के सवाल में आ जाएगा, इसलिए हम उदाहरण नंबर 4 कर लेते हैं। क्योंकि उदाहरण नंबर 3 जैसा 1.1 में बिल्कुल सेम का सेम एक सवाल है, तो हम ये सवाल उसमें देख लेंगे। अब मतलब उदाहरण नंबर 4 कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 4 बोल रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है और 330 बादाम की बर्फी है। आप भी आपकी किताब में देखो उदाहरण नंबर 4, आराम से ध्यान से पढ़ो। मतलब एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान के रहे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। यानी कि ये बोल रहा है
कि एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है। तो 420 और 130 यानी कि 420 और 130 को इस प्रकार जो परात है एक बिल्कुल उस परात में इस प्रकार जमाना है कि कम से कम स्थान घेरे। यानी कि 420 और 130 में से किस प्रकार जमाए कि कम से कम स्थान घेरना चाहिए वह, यानी कि पूरी ये जो है इस परात में आ जाए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा देखते हैं। उदाहरण में हमने देखा कि जो 420 काजू की बर्फियां है, यानी कि 420 काजू की बर्फियां, ये 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है। 130 बादाम, बादाम की बर्फियां हैं। हम इसको परात में इस प्रकार जमाएंगे कि ये कम से कम स्थान घेरे। अब देखो 420 और 130 को किस प्रकार करेंगे, तो अगर ऐसे आ जाए कि मतलब इनको किस प्रकार जमाए कि न्यूनतम स्थान घेरे, यानी कि यह न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान घेरे, स्थान घेरे। तो अपन क्या करेंगे, देखो अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए कि 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां, तो हम इसको परात में किस प्रकार जमाए कि न्यूनतम स्थान घेरे। तो अपन को कुछ भी नहीं करना, जो भी न्यूक्लिड विभाजन विधि से अपन ने किया था उसी प्रकार इसका HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही ज्ञात करना है, उसी विधि से ज्ञात करना। लेकिन अब की बार हमको चरण ये बिल्कुल नहीं लिखना, अब की बार अपन को सीधा लिखना, क्योंकि सवाल में बिल्कुल नहीं दे रखा कि यूक्लिड विभाजन विधि के माध्यम से आप ज्ञात करो। जब सवाल में ऐसी चीज नहीं दे रखी हो तो अपन सीधा करेंगे, लेकिन उसी विधि से करेंगे, अलग तरीके से नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF का मतलब होता है मिनिमम, यानी कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। तो 420 और 130 अब अपन डायरेक्ट सीधा करेंगे। इसमें पहला चरण लेंगे, चरण 1, यानी कि चरण 1 में क्या लिखते थे, कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये 420 यानी कि इस संख्या से बड़ी हो तो ऐसा चिन्ह लिख दिया, जिधर से चौड़ी होता है ये चिन्ह वही संख्या बड़ी होती है, और अपन को यहाँ 130 लिख देना। अब चरण नंबर 2, ये 420 यहाँ लिखते हैं अपन, बराबर 130 यहाँ लिखते हैं। अब अभी अपन ने पहले उदाहरण में क्या किया था, इस चीज का भाग यहाँ देते हैं। तो इधर रफ कार्य में देख लो आप कि 420 और 130 भाग देते हैं तो लगभग कितनी बार गया, यानी कि 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार ही गया है। 0 9 3। अगर आप मतलब इसमें जैसे रफ कार्य में भाग देके देखेंगे तो देख लो आप 130 गुणा 4 करेंगे तो ज्यादा हो रहे हैं, 4 3 12 21 को 4 और 1 5, यानी 520 हो रहे हैं। तो ये तो ज्यादा हो रही है, तो 3 ही बार गया। अब घटाया अपन ने तो 0 और 12 में से 3 9 गया तो 3 और यहाँ पर 0, यानी कि 30 आ गया। तो कितनी बार गया भाग, जितनी बार भाग जाता है ना उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो शेषफल बचता है ना उसको यहाँ लिखते हैं अपन। ये लिख दिए, ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 में क्या करते थे, जो ये वाली संख्या होती है ना 130, इस 130 को यहाँ उतारते हैं, 130 को यहाँ उतारते, जो शेषफल बचता है उसको यहाँ उतारते हैं, उतार दिए। अब अपन क्या करेंगे, 130 में 30 का भाग देंगे, तो इधर दे लेते हैं अपन। ये लो, आपके लिए तो अलग से पीछे कॉपी में पेज होंगे बोर्ड की परीक्षा में, तो आप तो आराम से भाग दे लेना। तो 130 मतलब 30 का भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, क्योंकि 30 चौक 120, तो 120 बार जा रहा है ये, क्योंकि 5 से गुणा करेंगे तो 150 हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं इसलिए। तो ये 10 बार गए, मतलब 10 शेष पर बच गए, 4 बार गए। तो ये जितनी बार भाग जाता है ना उसको तो यहाँ गुणा करते हैं, और जितने शेष पर बचते हैं उसको यहाँ लिखते हैं अपन लोग, लिख दिया अपन लोगों ने।
जो ये शेषफल रहता है और ये जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ रहता है। अब अपन क्या करेंगे, जो ये 30 है यानी कि चरण 4, जो ये 30 है इस 30 को तो यहाँ लिखेंगे अपन बराबर 10 यहाँ लिखेंगे। अब भाग देते हैं, ये चरण कहाँ तक चलते हैं, जहाँ पर मतलब ये लास्ट का जो ये संख्या रहती है 0 नहीं आती, जब तक शेषफल 0 नहीं आती है तब तक हम भाग देते ही रहते हैं। तो अब आगे देखते हैं कितनी बार भाग गया, 3 बार गया, 10 या 30 प्लस 0 शेषफल बचा। तो जहाँ 0 शेषफल बचता है तो ये संख्या रहती है ना, यही हमारा उत्तर रहता है। तो यही हमारा उत्तर रहता है। तो इसका HCF क्या है, HCF है ये 10। जहां पर ये शेषफल 0 रहता है, ये क्या रहती है, ये क्या चीज रहती है, शेषफल रहता है। ये शेषफल जहां पर ये शेषफल 0 बच जाता है तो ये संख्या रहती है ना, ये वाली, ये हमारा HCF रहता है यूक्लिड विधि से। तो न्यूनतम स्थान कहते हैं तो अपन लिखेंगे 420 और 130 बादाम को इस प्रकार जमाएंगे कि 10-10 मतलब उसकी 10-10 में बनाएंगे अपन।